वेलकम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो। मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊं कि आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े। मैं 5-6 क्वेश्चंस आपको दूंगा, उसको ही आपको करना है। मेन क्वेश्चंस कितने सारे भी आ जाए, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा पूरा क्रिस्टल क्लियर करने की जितना मेरे से हो पाए, और ऐसे में बहुत सारे एनसीईआरटी के वीडियोस लेते आऊँगा। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और कुछ छोटे मोटे मेरे खुद के ट्रिक होंगे वो बताने वाला हूँ। तो कोशिश करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, तो लाइक और सपोर्ट करते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक रिवीजन लेना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स से मैं अगर बात करूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली एक इक्वेशन होते हैं ऑफ सिंगल वेरिएबल। अब वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब अननोन चीजें। वेरिएबल मतलब होती है अननोन चीजें, और बचपन से आज तक एक ही अननोन चीजें रही हैं, वो हमारी एक्स। हमारी एक्स मतलब अल्फाबेट एक्स, ठीक है। तो ये जो एक्स है, आप बचपन से कि फाइंड द नंबर एंड ऑल, तो आप हमेशा क्या करते थे? लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। तो लेट द नंबर बी एक्स से स्टार्ट करते थे। तो पॉलिनोमियल्स में आपको इक्वेशंस दिखेंगे। अब इक्वेशंस क्या होते हैं पहले ये भी समझिए। ऐसे मैथमेटिक्स टर्म जिसके दो साइड होते हैं, एलएचएस एंड आरएचएस, इसको बोला जाता है इक्वेशन। ये सब समझनी, छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी होती है कि इक्वेशन क्या होते हैं। तो जो एक्स है मतलब पॉलिनोमियल, या तो आपको कोई भी वेरिएबल में दिख सकता है। वेरिएबल्स मैथ्स में हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट्स की हेल्प से। तो कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वाले ने एक्स लिया तो आपका मन कर रहा नहीं आज मैं वाई लूंगा क्योंकि एक्स गुस्सा है, ऐसा नहीं करना है। तो ये होता है एक इक्वेशन, प्रॉपर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे मैंने, अगर आप सोचेंगे सर आपने तो 3 अल्फाबेट यूज किया, नहीं। ये जो ए और बी है इनको बोला जाता है कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो कि आपकी अननोन चीजों से अटैच हो जाते हैं। अननोन चीजें मतलब जिसको आप फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फाइंड करने वाला हूं एक्स को। बी को कोफिशिएंट के साथ साथ कांस्टेंट टर्म भी बोला जाता है। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या है? एक ऐसा टर्म जिसके साथ एक्स नहीं होता है। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा माइंड मैपिंग से समझने की, मतलब मैं हर चीज लिखूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि वीडियो शॉर्ट, सिंपल और आपको समझने लायक हो। तो ये माइंड मैपिंग हो जाएगी एरो एरो के थ्रू। फिर ये तो अब पॉलिनोमियल की बात हो गई। अब थोड़ा और अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो अब समझते हैं हम कि ये इक्वेशन, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये तीनों क्या है? देखिए इसमें अगर आप देखेंगे अच्छे से तो इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर वो 1 है। और हाईएस्ट पावर आपको किसकी देखनी है? सिर्फ एक्स के पास। तो यहाँ पे एक्स के पास अगर आप देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे 1 है सिर्फ। हाईएस्ट पावर बोल रहा हूँ ना मैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर्स क्या क्या देखिए। पहले एक्स के पास 2 भी है, यहाँ पे 1 भी है, मगर आपको किस में फोकस करना है? हाईएस्ट पावर में। और हाईएस्ट पावर कितना है? 2। फिर नीचे वाले में 2 भी है, 1 भी है और 3 भी है, मगर हमको फोकस किससे करना है? हाईएस्ट वाले में। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 3। तो सर ये हाईएस्ट पावर का मतलब क्या? आप बोलना क्या चाह रहे? देखो कोई भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है, एनी इक्वेशन, हाईएस्ट पावर आपको बताता है कि सॉल्यूशंस कितने आएंगे। इसको अलग भाषा में बोलूं तो मैं रूट्स कितने आएंगे, या फिर जीरोस कितने आएंगे, या फिर फैक्टर कितने आएंगे। ये सब का टर्मिनोलॉजी बस चेंज किया, बाकी करना हमको यही है। हमको नोज को नोज ही बोलना, ना बस ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन, रूट्स, जीरोस, फैक्टर। तो अगर क्लास ओरिएंटेड रहूं तो हमको ज्यादा फोकस करना है रूट्स वाले वर्ड। तो यहाँ पे जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर अगर 1 होता है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। जिस भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होता है इसको बाइनोमियल बोलते हैं। और जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 होता है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। और सर ये बताता क्या हाईएस्ट पावर? इसको बोला जाता है डिग्री। डिग्री आपको बताता है कि रूट्स कितने आएंगे। कितने मतलब हाउ मेनी रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग
this equation separately. For example, if I will say this equation has a degree of 1, which means you will get a root or the answer of x only 1. That does not mean you will get answer 1. It means you will get only one answer. It can be any number from negative to positive integers. Here in the degree 2 equation, we have binomial, and binomial has a degree 2. This means we will get 2 roots. और नामकरण करना पड़ेगा इन 2 रूट्स का, तो नामकरण किया है हमने अल्फा और बीटा. फिर डिग्री 3 मतलब 3 रूट्स, इसका नामकरण अल्फा बीटा गामा. मैं पूरा यही लेके सोच रहा हूँ कि आपको पॉलिनोमियल्स का उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स का पहले आपको रिवाइज करा दूं. वीडियो थोड़ी लेंथी होगी तो कोशिश कीजिएगा उसको देखने का. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करने वाला हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा अभी अच्छे से. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री 2 वाला इक्वेशन होता है, जो लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हाँ, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 2. तो मैं कोशिश, अगर मैं स्पीड हो रहा हूँ तो मेरे को कमेंट में सब बता दीजिएगा, ठीक है. आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं क्वालिटी वीडियोस ला पाऊंगा आपके लिए. तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में है क्या. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है सर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल ही होता है. कौन सी डिग्री का? डिग्री 2 का सर. उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब वो दिखता कैसा है? हमेशा ऐसा दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इक्वेशन कैसा भी हो, अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है, तो आपको अरेंज ऐसे ही करना पड़ेगा. आपको अरेंजमेंट ऐसा ही रखना पड़ेगा. कैसा अरेंजमेंट? पहले एक्स स्क्वायर, मतलब मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में चलना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, देखिए थोड़ा थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा रफ हो जाएगा क्योंकि जल्दी बनानी है वीडियो, कोशिश करना है. तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिग्री पहले 2, फिर यहाँ पे 1, और यहाँ डिग्री नहीं तो यहाँ 0 डिग्री है, ऐसा टाइप का. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है? सॉल्व जो वर्ड होता है, इसको समझ लीजिए, सॉल्व मतलब फाइंड करना. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड करने के लिए कौन है? सिर्फ एक ही बंदा, वो है एक्स. अब एक्चुअल में फाइंड तो एक ही बंदा करना है, मगर डिग्री के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो एक्स के कितने आंसर आएंगे? सर एक्स के 2 आंसर आएंगे, जिसमें से पहले का नाम अल्फा होगा और दूसरे का नाम बीटा होगा. ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है हमको. तो हम सॉल्व कैसे करना सीखे? तो सॉल्व करने का हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं. हम तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मैं एक ही इक्वेशन ले रहा हूं, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6. और अगर आता है कि सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए आप इनमें से कोई भी 3 मेथड यूज कर सकते हैं. सबसे पहला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिर सेकंड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है. और अगर आपको समझना जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. मैं शॉर्ट में लिखा हूं SMT मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, डिस्क्रिमिनेंट मेथड मतलब आपका डी ऑप्शन वाला, और CSM मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. इन तीनों में सबसे एफिशिएंट मेथड जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड. व्हाई सर? बिकॉज हर इक्वेशन सॉल्व हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड इन तीनों में एक यही है जो आपको ये भी बता देगा कि इक्वेशन आप सॉल्व करने लायक है कि नहीं. You can solve the equation or not. You can check by using the formula of discriminant, which is d equals to b square minus 4ac. मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बेसिक नोट्स ही बना के चल रहे हैं ताकि रिवीजन करने में इजी हो. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SMT से. मेरे को पता है बहुत लोग SMT आता होगा, मगर ऐसा हम लेके नहीं चलता हूँ मैं कि मेरे बच्चों को ये कि एफिशिएंट पहले से ही है, ऐसा जरूरी नहीं है. तो SMT स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, नाम से समझ आ रहा होगा, आपको स्प्लिट करना है. किसको स्प्लिट करना है सर? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. मिडिल टर्म कौन को सर? अब जब मैं इक्वेशन लिखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें स्प्लिट कौन होगा? ऑफ कोर्स सर बी होगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अरेंजमेंट बहुत जरूरी है. आपका मिडिल टर्म हमेशा BXC बनना चाहिए, मतलब आपका मिडिल टर्म हमेशा x के पावर में 1 होना चाहिए और एक कोफिशिएंट b होना चाहिए. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है. सॉरी, यहाँ पे ये होगा
ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको आंसर आएगा ए सी। स्टेप 2, आपको ये चेक करना है कि ए और सी का जो आंसर है जो कि ए सी आया है वो किन किन टेबल्स में आता है या फिर मल्टीपल्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस स्टेप के बारे में, मान लीजिए मेरा ए और सी को मल्टीप्लाई करने से 18 आता है, तो 18 किस किस टेबल में आता है सर? 1 इंटू 18 18 होता है, 2 इंटू 9 18 होता है सर, 3 इंटू 6 18 होता है सर, 6 इंटू 3 18 होता है सर, 9 इंटू 2 18 होता है सर, 18 इंटू 1 18 होता है सर। तो आपके पास कितने मल्टीपल्स हैं जिसमें 18 आता है? और इट शुड बी अ होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन वन, राइट? रिमेंबर दिस। 118, 29, 36, 63, 92। अब बात आती है चॉइस के बारे में, हिट एंड रन टाइप से। आपको मिडिल टर्म, अगर मान लीजिए 11 है आपको मिडिल टर्म, तो इनमें से आप कौन सा चूज करेंगे? बताइए, आपका बेस्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा कि आपका मल्टीप्लाई से 18 भी आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 11 आना चाहिए? तो ऑफ कोर्स आप जाएंगे 2 और 9 के साथ, क्योंकि 2 + 9 11 भी होता है, जो कि हमारा मिडिल टर्म होगा, और 2 इंटू 9 18 ही होता है। तो ये होता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 हमारा चेक स्टेप होता है कि हमने अभी तक जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया वो सही फॉलो कर रहे हैं। और चेक स्टेप होता है कॉमन बेसिस में। अभी मैं सॉल्व भी करूंगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं बस बता दिया और आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं भी आपको ये 3 स्टेप लिख लिया हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे था। क्वेश्चन मैंने क्या लिया था देख लीजिए, 3x² + 11x + 6। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 3x² + 11 + 6 से। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे आपको पता है 11x + 6, आपको किसको किसको मल्टीप्लाई करना है? ए और सी को। ए कौन है सर? ए कोफिशिएंट है किसका? x² का सर। सी कौन है सर? कांस्टेंट टर्म। कौन है सर कांस्टेंट टर्म? जिसके साथ x नहीं है सर। तो जब हम 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। अब आप लोग बोलेंगे सर आप तो वही क्वेश्चन लियो जिसका आप एग्जाम्पल लेके समझा रहे थे। तो अभी दिमाग में मेरे वही था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब 18 का हम टेबल पढ़ेंगे तो हमको तो अभी पता था, हमने चॉइस भी कर लिया था। 2 और 9 हम पिक करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 3x² + 2x + 9x + 6, यहाँ तक की ये दिक्कत। अब यहाँ पे आता है मेन स्टेप, अरेंजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अरेंजमेंट क्या ज्यादा जरूरी है? देखिए, आपको पता है कि 9 3 से जल्दी सॉल्व हो जाएगा और 2 6 को जल्दी सॉल्व करेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं 1 + 2 लिख के आंसर 3 ला रहा हूं और एक बच्चा 2 + 1 लिख के आंसर 3 ला रहा है, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा नहीं 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 ये सही है, 1 + 2 वाला ये गलत है क्योंकि इसने जगह चेंज कर दिया। नहीं, द मैटर इज द आंसर शुड ऑलवेज बी करेक्ट वेदर यू इंटरचेंज द डिजिट्स। ओके, सो 3x² के पास मैं कोशिश करूंगा 9x लिखने की ताकि सॉल्व जल्दी हो, और एक 2x + 6 और इक्वल्स टू 0। क्यों इक्वल्स टू 0? मैंने पहले ही बताया था, इक्वेशन लेके चल रहे हैं और इक्वेशन में 2 साइड रखना पड़ेगा। 2 साइड में से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और RHS को हमने 0 लेके चला। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यही मेन स्टेप होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। ये क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है सर? यहाँ पे कॉमन लेना है, इसमें इन दोनों के और इन दोनों के बीच में हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या देखिए, एक तो नंबर 3, यहाँ पे भी 3 से जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स x है या 1 टाइम x है, तो 3 भी कॉमन और x भी कॉमन। तो यहाँ पे 3 निकल जाएगा तो 1 बचेगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे x 2 टाइम्स था, आपने 1 टाइम बाहर ले लिया तो एक x लिखा जाएगा। फिर यहाँ से आपने प्लस साइन लगेगा। फिर यहाँ से आपने 3 निकाल दिया तो 3 बच जाएगा और x एक ही था तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो x यहाँ पे है मगर यहाँ x नहीं है। कॉमन क्या लिया जाता है पहले ये भी समझ लीजिए। कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। जैसे अगर मैं किसी चीज इंसान को बोल रहा हूँ कि इसका हाइट बहुत ज्यादा है और दूसरे इंसान का हाइट मैं उसके पैर से नाप रहा हूँ, तो ये कॉमन नहीं होता ना, ठीक है। ये तो कुछ अलग ही बोल दिया सर कि मेरी हाइट 6 फीट है और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक बच्चे के 2 फीट की हाइट से और मैं बोल रहा हूँ तेरी हाइट छोटी है। तो ये कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन ये होता है जो दोनों में हो। तो 2x + 6 में 2 कॉमन लिया जा सकता है और हमेशा छोटी चीज ली जाती है, मतलब स्मॉलर यूनिट लिया जाता है। यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 3। यही है चेक स्टेप। द थर्ड स्टेप इज योर चेक स्टेप। कैसे पता किया? ये टर्म प्लस जहां से हमने कॉमन लिया था, मतलब इसमें से जो कॉमन लिया और इसमें से जो कॉमन लिया वो दोनों सेम होना चाहिए। ये हमारा चेक स्टेप है और मेरा दोनों सेम आया है, मतलब मैंने सही लिया। अब फिर एक कॉमन लूंगा मैं। यहाँ क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे भी x + 3 है, यहाँ पे भी x + 3 है। तो दोनों साइड से x + 3 जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे ये बच जाएगा 3x और यहाँ से x + 3 उठाऊंगा तो यहाँ बच जाएगा 2 = 0। मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझ आ रहा है आप लोग को?
अब वैल्यूज निकालनी है, x की दो आंसर आएगी, तो या तो x प्लस 3 0 के बराबर होगा या तो 3x प्लस 2 0 के बराबर होगा। तो x प्लस 3 जब 0 के बराबर होगा तो x का वैल्यू -3 आ जाएगा, और जब 3x प्लस 2 0 के बराबर होगा तो 3x ये -2, x इक्वल टू -2/3। इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। तो मैं टाइम नहीं लेता, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको चेक भी करना है कि आपने सही निकाला है कि नहीं, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, आप अल्फा और बीटा को ऐड कर लीजिए अपने, और अपने बी और ए के रेशियो को चेक कर लीजिए। अगर ये दोनों सेम आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये पॉलिनोमियल चैप्टर का है, बट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बना रहा हूँ, इसलिए मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, मगर मैं तो भी चाह रहा हूँ कि अगर आपको चेक करने कि आपने सही आंसर निकाला है कि नहीं, तो आप अपने अल्फा और बीटा को ऐड करके एक तरफ रखिए। आपका जो इक्वेशन है उसमें से बी, जैसे मेरा बी क्या था 11 था सर, तो -11 आ जाएगा। ए क्या था 3 था सर, तो ये आंसर 11/3 इसका आ गया। आपका अल्फा प्लस बीटा का भी आंसर यही आना चाहिए, अगर सेम आ गया तो आपने अल्फा और बीटा सही निकाला। तो ये हमारा हो गया सॉरी, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से स्टार्ट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन लिखेंगे 3x² + 11x + 6। इस इक्वेशन को करने के लिए आपका स्टेप 1 फॉलो क्या करता है कि आपका स्टेप 1 आपका ये होना चाहिए कि आप पूरे कोफिशिएंट्स को लिख लीजिए। तो a कितना है मेरा यहाँ पे 3, b 11 और c 6। तो स्टेप 1 ये हो गया, कट डन। स्टेप 2, आपको d का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट शुड बी b² - 4ac, b² - 4ac। तो b, तो d निकालेंगे सबसे पहले। तो d बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा और जाने वाला हूँ डीप में। तो b² - 4ac ऐसे लिख लिए। फिर b मतलब मेरा 11 जो मैंने यहाँ पे लिया था, तो मैं उठा के इसको ड्रैग करके यहाँ पुट करूंगा। तो 11² - 4 3 × 6, the answer is 121 - 72. What it will be the answer? 49. So our D has come 49. Now coming to the interesting part. D के जो आंसर है ना वो 3 टाइप के आ सकते हैं आपके, या तो पॉजिटिव जिसका मतलब होता है ग्रेटर देन 0, या तो नेगेटिव जिसका मतलब होता है लेस देन 0, या तो 0 जो कि मतलब होता है इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने बोला था डिस्क्रिमिनेंट मेथड इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स अस to identify an equation whether it is going to be solved or not. Understood? So अगर आपका d पॉजिटिव आता है और अगर आपका d 0 के बराबर आता है तो ही आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप नेगेटिव में नहीं सॉल्व कर सकते, जिसका रीजन मैं बताऊंगा आपको आगे। याद रखिएगा d अगर आपका नेगेटिव आएगा तो आप इक्वेशन को सीधा क्रॉस करके नीचे सिंपल भाषा में लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। ना सामने वाले को कष्ट होना चाहिए ना आपको कष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो d निकल गया, तो अब x निकालते हैं। तो x इक्वल्स टू -b + √d/2a, ये एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मैं उसको याद कराने को कोई नहीं कर सकता। अब -b मेरा क्या था 11, तो -11 लिख दूंगा, प्लस माइनस रूट d कितना आया 49 सर, ओके। 2 × a कितना आया मेरा 3 था मेरा a, सो -11 प्लस माइनस रूट 49 कितना हो जाएगा 7/6। तो इसके दो चीज हो गए, या तो -11 + 7/6 हो जाएगा, या तो -7/6 हो जाएगा। तो -11 + 7 से आंसर आ जाएगा -4/6, और इससे आ जाएगा -18/6। तो -18/6 से आंसर आ जाएगा -3, और 6 और इससे आ जाएगा -2/3। तो हमारा अल्फा -2/3 और एक -3। तो अगर मैं तुमको आप लोग को ये भी दिखाऊं स्प्लिटिंग द मिड टर्म से जो हमारा आंसर था, देखिए -3 क्लियर, -3 एंड -2/3। तो सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि d अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? याद रखो स्क्वायर रूट कभी भी किसी नेगेटिव नंबर का नहीं निकलता। मीन स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इट शुड ऑलवेज बी इन पेयर। और आप इंटीजर्स पढ़ें कि नेगेटिव नेगेटिव जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है पॉजिटिव। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट, तो ये कभी नेगेटिव नंबर का नहीं निकलता, सॉल्व ही नहीं हो सकता है। तो यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। क्वेश्चन की कमी मार्केट में एकदम नहीं है, क्वेश्चन जितना बना सकते हैं बनाइए।
ठीक है, आप जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए क्वेश्चन बनाने की। अब मैं जा रहा हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऐसे तो ज़्यादा बड़ा मेथड है, क्योंकि इस मेथड में आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है, और ये ऐसे भी शायद तक एनसीईआरटी ने ओमिट कर दिया। और मैं फिर से बता दूं कि सीबीएसई एग्जाम में क्लियर कट ऐसा कभी नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को आप एसएमटी से बनाओ या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाओ या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाओ। ये चीज़ ध्यान रखिए। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ना तो मैं ये 100% ट्रू बोल रहा हूँ, कि जो एसएमटी है ना वो आप तब अप्लाई करिएगा जब कोफिशिएंट्स छोटे हो। छोटे मतलब इन द सेंस 1 to 9 के रेंज में हो, तब आप एसएमटी से जाइए, आपको जल्दी आंसर मिलेंगे। अगर कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा बड़े हैं या फिर नेगेटिव में है या फिर रूट के फॉर्म में, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपके कोफिशिएंट्स जो कि हमारे होते हैं ए, बी और सी, अगर वो आपके स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, या फिर अगर बोलूँ मैं 10 से ज़्यादा बड़े नंबर है, ग्रेटर नंबर है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड को अप्रोच कीजिए। इससे दो चीज़ें होंगी, आपको पता भी चल जाएगा इक्वेशन सॉल्व हो सकता है कि नहीं, और दूसरी चीज़ आपको आंसर भी परफेक्ट आएगा। ठीक है, अब मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट वन, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं मैं क्वेश्चंस के साथ भी आऊँ प्रीवियस 10 ईयर्स के, तो जरूर मेरे को बताइएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इक्वेशन को लिखने की, जो कि हमारा यह आ चुका है 11x + 6 = 0। आपका पहला काम होता है ए को स्क्वायर नंबर बनाना, ए को स्क्वायर नंबर बनाना। और ए स्क्वायर नंबर कैसे बनता है सर? जो ए का कोफिशिएंट है उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको सबसे पहले यही काम करना है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ए मेरा 3 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, जो मेरा इक्वेशन था उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आ जाएगा 9x² + 33x + 18 = 0। और एक चीज और, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ये वाला फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान में लेके चलना है कि आपको ये करना है a² + 2ab + b²। तो आप पहले वाले को आप होल स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे ये पूरा स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं कि 9 स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, 9 स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, x स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है। हमको दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। मतलब हम क्या करेंगे, 9 को 3 लिख देंगे और x और ब्रैकेट में लगा के स्क्वायर लिख देंगे, जो कि इसी का मतलब हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा a²। ए स्क्वायर के बाद आप यहाँ पे मत जाइए, ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए, 2ab 2a इंटू, अब 2ab आपको, अब मेन चीज है, देखो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको 33x को, एक तरीका है निकालने का, 33 को 2ab के बराबर लिख दो, फिर 33, और आपको a तो पता है कि आपका कितना आया है, आपका a आया है 3 इंटू b, तो आप 33/6 = b कर दो, तो 2 3 = 2 11, तो आपको b आ गया 11/3। आप इसको, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं एक यूज कर रहा हूं हाइलाइटर, फिर मैं रब करूंगा। यहाँ पे एक चीज देखो कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको 33 ही लाके देगा। तो मैं बेसिकली कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मिडिल टर्म था उसको मैं 2ab के फॉर्म में लिखा। अब अपने मन से मैंने ये लिखा 11/3, तो फॉर्मूला में क्या आना चाहिए, b²। तो b में मैं एक 11/3 स्क्वायर को ऐड कर दूंगा, और अपने मन से मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता तो मैं इसको सबट्रैक्ट भी कर दूंगा। ठीक है, और थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया हो तो मैं इसको रब कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं सॉल्व अच्छे से कर सकूँ, नहीं तो बैंड हो जाएगी हैंड राइटिंग थोड़ी। तो ये हो गया रब, जितना कर पाए सफाई कार्यक्रम कर लिए। फिर अब बच गया आपका यहाँ पे प्लस 18 भी बचा, = 0। अंडरस्टूड? तो ये बन गया a² 2ab + b²। तो मैं इसको लिख दूंगा a + b का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, और सब नंबर को राइट हैंड साइड में भेजूंगा। तो ये जो नेगेटिव वाला है ये उधर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मेरे को पता है आप लोग बोल रहे होंगे सर ये बहुत खतरनाक मेथड है, इसको देखने का मन नहीं कर रहा है, बट क्या करेंगे, करना पड़ेगा सॉल्व। ये हमारा नंबर अरेंज हो गया। अब 3x + 1/3 को पहले यहीं रहने देंगे, सॉल्व किसको करेंगे, इस वाले पार्ट को, 121/9 - 18। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूँ इसको करना क्या है। आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, फिर स्क्वायर को उधर लेके जाना है। किसी भी को अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखना है तो मेरा एक और वीडियो है ऊपर में, पॉलिनोमियल्स करके, मेरी लिस्ट में होगा,
उसमें आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीख सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट्स के हों और उसी में मैं कंप्लीट कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।